माइक जमगुरु के सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करें और इसके लिए आवश्यक है कि आपकी पढ़ाई का स्तर बहुत उच्च हो। यह वीडियो लेक्चर भारत के प्राचीन इतिहास की श्रृंखला का पहला वीडियो है। इसमें से विषय को समझने का प्रयास किया गया है और आरंभ करते हैं हम अपनी यात्रा। अपने अतीत को जानने की इच्छा तो स्वाभाविक रूप से सभी में होती है। हम सदा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे पूर्वज यानी दादा परदादा कौन थे, वे कहाँ से आए थे और वे कैसे रहते थे। इसे हम एक व्यक्तिगत परिवार के इतिहास को जानने की उत्सुकता कह सकते हैं। इस परिवार का इतिहास उसके समाज के अन्य परिवारों के इतिहास से काफी भिन्न हो सकता है, किंतु जब यह अध्ययन एक व्यक्तिगत परिवार से बाहर संपूर्ण समाज के बारे में होता है तो हम पाते हैं कि यह एक बहुत ही अलग तरीके से चल रहा है। तब हम समूचे समाज और समग्र राष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। अतीत के बारे में जानने का यह प्रयास ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। तब हम यह जान सकते हैं कि वह समाज या राष्ट्र एक दीर्घ अवधि में कैसे विकसित हुआ है। इसके कुछ पहलू हैं। उन्होंने खेती करना कैसे शुरू किया, उन्होंने धातु का प्रयोग कब आरंभ किया, कटाई बुनाई धातु कर्म कैसे विकसित हुआ। इन सभी आर्थिक पहलुओं के साथ और भी अनेकानेक बातें आ गई हैं, जैसे राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियों का विकास, शहरी जीवन का विकास, विज्ञान और साहित्य तथा स्थापत्य कला का विकास आदि आदि आदि। इन सब बातों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ केवल कुछ राजाओं या राजवंशों के काल और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन मात्र नहीं होता है। इस बात पर बल देना जरूरी होगा कि सभी समाजों को विकसित होने में एक लंबा समय लगा है, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग रहे हैं। जिन प्रक्रियाओं से वे गुजरे हैं वे भिन्न भिन्न रही हैं। यद्यपि वे सब पाषाण युग के शिकार करने वाले संग्राहक थे, सबने खेती का व्यवहार किया, प्रयोग किया, उन सब ने किसी न किसी समय धातु का उपयोग करना भी शुरू किया था। फिर भी उनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान भी थी। इसका कारण यह है कि लोग अर्थ जगत से परे सामाजिक प्रणाली, धर्म कर्म, राजनीतिक प्रणाली, कला और स्थापत्य, भाषा और साहित्य तथा अन्य अनेक विषयों में भी अपने अपने विचार रखते हैं। ये सभी बातें प्रत्येक समाज और राष्ट्र की अपनी खुद की होती हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन लोगों, समाजों और राष्ट्रों को भी समझने में सहायता करता है और अंततः संपूर्ण मानवता को पहचान और अपनत्व का भाव मिलता है। बहुत से लोग, जिसमें कुछ अग्रणी वैज्ञानिक और राजमर्मज्ञ भी शामिल हैं, यह प्रश्न उठाते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए। इससे आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ या योगदान नहीं मिलता। यह गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकता। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि यह केवल समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच बैर भाव बढ़ाता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह विचार बहुत छिछला है। इतिहास का अध्ययन तो हमें लोगों को उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनकी समाज व्यवस्था को जानने, समझने और उनका आदर करने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से, वर्तमान से और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिनके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें यह भी बताता है
कि उन बुराइयों को कैसे नज़रअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थी, और उन बातों को कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष से भी अधिक पहले अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय और व्यवहार अपनाने का आग्रह किया था। पहला, उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों के मूल तत्व हैं। दूसरा, सभी धर्मों की एकता के भाव को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए वाचागुटी अपनाई जाए, यानी अन्य धर्मों और पंथों की आलोचना से बचा जाए। धर्म सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादकों का समवाय हो, यानी उन्हें एक साथ लाया जाए। ये तीसरा था। और चौथा था, अन्य धर्मों के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाए जिससे कि बहुश्रुत हो सके। क्या हो सके? बहुश्रुत, यानी भिन्न भिन्न धर्मों के ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। इतिहास लोगों को उनकी पहचान देता है। अतीत के अध्ययन का यह अर्थ नहीं है कि अध्ययनकर्ता अतीत में जीता है, बल्कि वह अतीत के साथ जीना सीख लेता है। इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अस्वीकार कर सकें या जिसका परित्याग कर सकें। जैसा कि पहले कहा गया है, इतिहास किसी समाज या राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। इतिहास के इसी अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश इतिहासकार एल बासम ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है, अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत यद्यपि एक सांस्कृतिक इकाई बना रहा, पर साथ ही परस्पर संघातक युद्धों से छिन्न भिन्न होता गया। राज्य तंत्र के मामले में उसके शासक धूर्त और अनैतिक थे। वहां अकाल, बाढ़ और प्लेग जैसी आपदाओं का प्रकोप समय समय पर होता रहा और लाखों लोगों की जान लेता रहा। जन्म की असमानता को, यानी मनुष्य जन्म से ही छोटा बड़ा होता है, इस बात को वहां धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और निम्न कोटि के लोगों का जीवन सामान्यतः कठोर था। तो भी कुल मिलाकर हमारा विचार यही है कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भाग में मनुष्य मनुष्य के बीच और मनुष्य तथा राज्य के बीच के संबंध इतने अच्छे और मानवोचित नहीं रहे जितने भारत में थे। आदिकालीन किसी भी अन्य सभ्यता में दास इतनी कम संख्या में नहीं थे और किसी भी अन्य कानून की प्राचीन पुस्तक में उनके अधिकार इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं थे जितने कि अर्थशास्त्र में। किसी भी प्राचीन विधि निर्माता ने युद्ध में न्यायोचित व्यवहार को इतने उदात्त विचार प्रकट नहीं किए जितने कि मनु ने किए। ना ही कोई ऐसा प्रसंग आया हो कि नगरों में कत्लेआम किया गया या युद्ध न करने वाले नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया हो। असीरिया के राजाओं को नृशंसता पूर्वक अपने बंदियों की जिंदा खाल उधरवाने में जो पर पीड़ा सुख मिलता था, वैसा एक भी उदाहरण प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं मिलता है। इसमें संदेह नहीं है कि कभी कभी निर्दयता या अत्याचार का कोई इक्का दुक्का प्रसंग मिल जाता है, लेकिन अन्य पुरानी संस्कृतियों में हुई नृशंसतापूर्ण घटनाओं के मुकाबले में वह बहुत नरम है। हमारे लिए तो भारतीय प्राचीन संस्कृति की अत्यंत प्रभावशाली विशेषता उसकी मानवीयता है। तो ये सब किसने लिखा? एल वासम ने लिखा। तो ये इतिहास को समझने, इतिहास को जानने का एक प्रयास है। हम आगे के वीडियोज में प्राचीन भारत के इतिहास को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।